नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिटेल के साथ एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे देखते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन साथ साथ में चलता रहे। ये हमारी इस सीरीज की 260वीं क्लास है। इस सीरीज के अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं और इस सीरीज के ऊपर बनी 6 मास्टर वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा पास यहाँ पे जोड़ता है? देखिए, जो दक्षिणी अंडमान है और जो लघु अंडमान है, इनके मध्य में स्थित है डंकन पास। पेपर में आता है जो एक प्रसिद्ध चैनल है हमारा डंकन पास, ये किस किस को आपस में जोड़ता है? यह दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से जोड़ता है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है पाक स्ट्रेट, ये किस किस को जोड़ती है? तो पाक स्ट्रेट या जो पाक जलडमरू मध्य है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका यानी इंडिया को श्रीलंका से जोड़ती है। ठीक है, अगर हम कोको स्ट्रेट की बात करें, ये किस किस को जोड़ता है? कोको स्ट्रेट हमारा अंडमान को म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, उसके साथ जोड़ता है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल, ये तो बहुत बार पेपर में आया है, अंडमान को निकोबार के साथ जोड़ता है। ठीक है, यानी उन दोनों के मध्य में स्थित है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया? वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वो कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? यह अधिकार राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन था, ये आपका 1978 में होता है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से कई सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें एक परिवर्तन आर्टिकल 74 के पहले खंड में किया गया। इसमें यह कहा गया कि कोई भी मामला हो, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। हालांकि अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजे, तो अब राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी, यानी एक बार वो लौटा सकता है, दूसरी बार उसको मंजूरी देनी ही होगी। ठीक है, ये हुआ था 44वें संशोधन के तहत। 44वें संशोधन के तहत और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार पेपर में आया है कि जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। वो भी इसी संशोधन के माध्यम से हुआ था। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। इसी संशोधन के माध्यम से कार्यकाल वापस 5 वर्ष का किया गया। ठीक है, इसी संशोधन के माध्यम से आपातकाल के प्रावधानों में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। जो सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द है, उसको संविधान में जोड़ा गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी के लिए एक और प्रोविजन यहाँ पे चेंज किया गया। पहले ये था कि मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर या प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात लग जाता था। इसके माध्यम से मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई। और पहले यह था कि जब इमरजेंसी लगा देंगे, घोषणा हो जाएगी, 2 महीने के अंदर आपको संसद से बिल पारित करवाने होंगे इमरजेंसी लागू करवाने का। अब इसके माध्यम से वो अवधि 1 महीना कर दी गई। ठीक है, ये 44वें संशोधन के माध्यम से हुए सारे सुधार थे जो पूछे जाते हैं। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? मौर्य काल में एक जो प्रणय है, ये क्या था? यह एक प्रकार का टैक्स था। किस प्रकार का टैक्स था? यह आपातकालीन कर था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, भुखमरी के दौरान, अकाल के दौरान या कोई दूसरी आपात स्थिति आ जाती है, उसके लिए लोगों की मदद करने के लिए इस टैक्स को लिया जाता था। आपातकालीन टैक्स था प्रणय। ठीक है, यानी इमरजेंसी के दौरान फिर इसको इस्तेमाल किया जाता था। प्रणय या प्राणायाम इसको कहा जाता था, पूरा नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मौर्यकालीन टैक्स के बारे में, मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में, विभागों के बारे में हमने डिटेल से बात करी है। हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके के ऊपर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था?
देखिए, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करते हैं, शक्तियों का विभाजन करते हैं, उसमें जिला स्तर को इंपॉर्टेंट निकाय बनाया जाए। बाकी ज्यादातर समितियों ने ग्राम स्तर को इंपॉर्टेंट निकाय बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किस समिति ने जिला स्तर को बनाने का सुझाव दिया था, महत्वपूर्ण निकाय, ये थी हमारी GVK राव समिति। GVK राव समिति 1985 में बनी थी। इसकी इंपॉर्टेंट सिफारिशें ये थी कि इसने पंचायती राज का जो ढांचा है, जो बलवंत राय मेहता समिति ने और दूसरी समितियों ने, ज्यादातर समितियों ने 3 स्तर का दिया था, GVK राव समिति ने कहा था कि 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो जिला स्तर की इकाई होगी उसे ही इंपॉर्टेंट निकाय बनाना चाहिए, न कि ग्राम स्तर की इकाई को। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें इसको लेकर पूछी जाती हैं। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो गरीबी का दुष्चक्र होता है, इस सिद्धांत को दिया था रैगनर नरकसे ने। इसका नाम भी कई बार पेपर में पूछा गया है, गरीबी का दुष्चक्र या निर्धनता का दुष्चक्र। इस अवधारणा को किसने दिया? रैगनर नरकसे ने दिया। इसके अनुसार ये कहता है कि जब लोगों की इनकम कम होती है तो वो सेविंग कम करते हैं, सेव कम करते हैं तो वो निवेश भी कम करते हैं, जिससे उनकी जो आय है वो और कम होने लगती है। ठीक है, कम निवेश करेंगे तो कम प्रोडक्टिविटी होगी, जिससे फिर से कम इनकम होगी, और इसी तरीके से जो गरीबी का दुष्चक्र है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, निर्धनता का दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र? रैगनर नरकसे के द्वारा। निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? यूनाइटेड नेशंस की 2 तरह की भाषाओं को लेकर सवाल आता है। एक है कार्यकारी भाषाएं, वर्किंग लैंग्वेज, जिसमें वहां काम होता है, और एक है ऑफिशियल लैंग्वेज। जो कार्यकारी लैंग्वेजेस हैं यानी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, उनकी संख्या 2 है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनकी संख्या आपकी 6 हो जाएंगी। अगर हम आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, इसमें कौन कौन आती है? इसमें इंग्लिश आती है, इसके अलावा फ्रेंच आती है, चाइनीज आती है, अरबी आती है, रशियन और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज आती हैं। तो अरबी इसमें शामिल है, स्पेनिश इसमें शामिल है, चाइनीज इसमें शामिल है, जर्मन इसमें शामिल नहीं है। तो केवल ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा कि केवल 2 यहां पर आधिकारिक लैंग्वेज नहीं है। वर्किंग लैंग्वेज की बात करें यानी कार्यकारी भाषाओं की बात करें, इसके अंदर 2 ही हैं, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, जिसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, अरबी, रशियन और स्पेनिश, और कार्यकारी भाषाओं में इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, अगला, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण या भागवत धर्म का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख्य साक्ष्य में मिलता है? ये मिलता है हेलियोडोरस स्तंभ लेख से, और ये हेलियोडोरस का स्तंभ लेख जो है ये हमें विदिशा से मिला है, मध्य प्रदेश के विदिशा से मिला है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज 1874 में करी गई थी। विदिशा के पास जो वेसनगर है वहां से ये मिला था। गरुड़ स्तंभ लेख किसका है? हेलियोडोरस का है। ठीक है, इस स्तंभ लेख को या इस अभिलेख को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। किसका है ये? हेलियोडोरस का है। इसी में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में बताया गया है, और इसी से हमें यह पता चलता है कि जो यवन राजदूत था हेलियोडोरस, इसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो क्वेश्चन बनता है, भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य किस में मिलता है? यह मिलता है हेलियोडोरस स्तंभ लेख में, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के नजदीक जो वेसनगर है वहां से मिला है। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ उनके इंपॉर्टेंट कार्य। डफरिन के काल में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट घटना, डफरिन के काल में भारत में बर्मा का विलय हो गया था। ऑप्शन पहले का हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि ब्रिटिश काल का आखिरी बड़ा जो विस्तार था वो किस वायसरॉय के काल में हुआ? वो डफरिन के काल में हुआ, बर्मा का विलय। ठीक है, इसके बाद कोई भी बड़ा विलय या कोई भी बड़ा विस्तार अंग्रेजों का नहीं होता है। 1885-86 के आसपास ये हुआ था। एलनब्रो की बात करते हैं, इसके काल में क्या हुआ? इसके काल में सिंध का विलय हुआ था। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा 1।
इरविन की बात करें, इरविन का संबंध दीपावली घोषणा से है। दीपावली घोषणा या इसे इरविन घोषणा भी कहते हैं। 21 अक्टूबर 1929 को इसे घोषित किया गया था, दिवाली का समय था, तो इसे दीपावली घोषणा कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इरविन ने भारत में अंग्रेज साम्राज्य जो स्थापित था उसकी क्या स्थिति है और वो क्या करने जाने वाले हैं वो सब इसमें बताया गया था। उसमें यह कहा गया था कि भारत को वो एक प्रभुत्व सत्ता का दर्जा यहां पर देंगे। हालांकि कब देंगे, कैसे देंगे, कोई जिक्र नहीं किया गया था। एक अनऑफिशियल तरीके से बस 4-5 लाइनें लिख करके कि हम भारत के लोगों को सत्ता देंगे और इसको डिक्लेयर किया गया। इसी को दीपावली डिक्लेरेशन यानी दीपावली घोषणा कहा जाता है। ठीक है, किससे संबंधित है? इरविन, 1931 में आया था। रीडिंग की बात करें तो रीडिंग भारत में एकमात्र जो वाइसरॉय था जो यहूदी था। तो भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय कौन था? ये रीडिंग था। तो पहले का हमारा 3 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2, चौथे का 4। 3, 1, 2, 4 हमारा सही आंसर है जो यहां पे है, ऑप्शन बी। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? गुप्त काल के प्रशासनिक इकाइयों को लेकर के सवाल आता है। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे देश कहते थे। ठीक है, देश का जो प्रमुख होता था उसे गुप्ता या गोपाल कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो देश थे ये कई सारे राज्यों में विभाजित होता था जिसे भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के प्रमुख को उपरिक कहते थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इन भुक्ति में कई सारे जिले होते थे, जिलों को विषय कहते थे और विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई होती थी गुप्त काल में वो ग्राम होती थी, जिसके प्रमुख को ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था। इसे भी आपने ध्यान रखना है। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? नैनार जो थे ये शैव संत थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो हमारी लूशन जीके वाली सीरीज है, ट्रेंडिंग जीके पे जो हमारी चल रही है, उसमें हमने कुछ दिन पहले नैनार संतों के बारे में, अलवार संतों के बारे में यानी वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय के बारे में बात करी। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय है वो नैनार संतों को है। नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के जो प्रचारक थे उनको कहा जाता था अलवार। अलवारों का संबंध किससे है? वो वैष्णव संत थे और इनकी संख्या 12 कही जाती है। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है पाशुपात संप्रदाय को। हमने पढ़ा था उसमें कि वामन पुराण के अंदर शैव संप्रदायों की जो संख्या है वो 4 बताई गई है, जिसमें पाशुपत संप्रदाय था, लिंगायत संप्रदाय था, इसके अलावा कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। ठीक है, इसी में जो पाशुपत संप्रदाय है इनको, इनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक घटना कहा था? गांधी इरविन समझौता, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और इस समझौते को युग प्रवर्तक घटना यह कहा था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो गांधी इरविन समझौता था इसका होने का कारण क्या था? तो इसका होने का कारण था पहला गोलमेज सम्मेलन जो असफल हो गया था, वो इसका मुख्य कारण था। बेसिकली पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था। तो अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले और जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दे। इसीलिए यह समझौता होता है गांधी जी और इरविन के मध्य में। इसके कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेती है और अपने आंदोलन को स्थगित भी कर देती है। इन दोनों को दो महात्माओं का मिलन ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी जी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। और इनके समझौते को युग प्रवर्तक घटना किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। जो गांधी इरविन समझौता था इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सहयोग से यह समझौता हुआ, किसका इंपॉर्टेंट रोल था, दो लोगों का रोल था, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर। ठीक है, निम्न में से किस एक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? किस एक, यहां पे ने करना। ठीक है, तो इनमें से किसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? इनका नाम है वी.वी. गिरी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
देखिए वीवी गिरी जो हैं इनको लेकर दो इंपॉर्टेंट सवाल आपने याद करने हैं। पहला, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं अभी तक। दूसरा, ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके समय में दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी। ठीक है, दोनों में आपको वीवी गिरी का नाम याद करना है। बेसिकली 1967 के अंदर देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन चुने जाते हैं। 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अब होने थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब इलेक्शंस होते हैं उस समय वीवी गिरी जो थे ये उपराष्ट्रपति थे देश के, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भर देते हैं, अपना नॉमिनेशन कर देते हैं। कांग्रेस के जो उस समय नेता थे उनके द्वारा नीलम संजीवा रेड्डी का नाम यहां पे घोषित किया जाता है। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो इंदिरा गांधी उनके लिए उस समय रेडी नहीं थी, तो इंदिरा गांधी अपने नेताओं को कहती हैं कि आप निर्दलीय का ही सपोर्ट करें। तो जो जो उनके साथ जुड़े थे, ज्यादातर लोग उस समय इंदिरा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, सभी वोट कर देते हैं वीवी गिरी के पक्ष में और अपने ही नेता को, जो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट ज्यादा लोग नहीं करते, जिस वजह से वीवी गिरी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत जाते हैं। इनके लिए दूसरे चक्र की गणना भी करवानी पड़ी थी, वो भी याद रखना। दूसरे चक्र की गणना क्या होती है, हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में जब हमने उसके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखा था वहां पे जाना था। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? जो राजा खारवेल है ये कहां का राजा था? ये कलिंग का राजा था। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। ठीक है, सबसे पहले भारतवर्ष का जो उल्लेख हमें मिलता है वो कलिंग के इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह एक तिथि रहित अभिलेख है, यानी इसमें तिथि का वर्णन नहीं है, लेकिन किसका है ये हमें पता है, कलिंग के राजा खारवेल का। यह जो अभिलेख है ये किस भाषा में है? ये प्राकृत में है। बेसिकली जो खारवेल था यह जैन धर्म का काफी बड़ा अनुयायी था, जैन धर्म के प्रति इसका काफी ज्यादा झुकाव था और इसी वजह से, क्योंकि जैन धर्म में जो प्रमुख भाषा इस्तेमाल होती थी वो प्राकृत थी, इस अभिलेख की भाषा भी क्या है, जो हाथी गुम्फा प्रशस्ति लेख है ये भी प्राकृत भाषा में है। खारवेल के बारे में जानने का ये एकमात्र स्रोत है। ठीक है, उड़ीसा के जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से, हाथी गुम्फा से हमें यह एक अभिलेख मिला है जिसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है, बस इसमें खारवेल के विजयों के बारे में उसका गुणगान यहां पे किया गया है और इसी में सबसे पहले भारतवर्ष भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। इनमें से सही कौन सा है? देखिए, सहमति की आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? यह आया था 1891 में। किसके प्रयासों से आया, यह सवाल भी आता है। तो बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो सहमति की आयु अधिनियम था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, उस समय भारत का वाइसरॉय लैंसीडाउन था, उसके काल में 1891 में आया बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। इसके माध्यम से विवाह की आयु को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि बाद में सारधा अधिनियम आता है हरविलास सारधा के प्रयासों से 1929 में, इरविन के काल में, और तब शादी की उम्र को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के 18 वर्ष कर दी गई थी। ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था इसके माध्यम से 12 साल से कम उम्र की महिलाओं की, लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया था। क्या यह सही है? ये वाला आपका गलत है। पहला तो आपका बिल्कुल सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। जब यह कानून आया तो उस समय इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसमें से डायरेक्ट हस्तक्षेप माना गया। कई लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें सबसे प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक और उनका जो गर्मवादी दल था वो। ठीक है, तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, अगला, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? देखिए, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ये किस पे होता है? दो तरीके से राष्ट्रीय आय आपकी होती है, हमने पढ़ी थी। एक होता है स्थिर कीमतों पर, एक होती है चालू कीमतों पर। स्थिर कीमतें यानी आधार वर्ष की कीमतों पर आधारित अनुमानित आय, यानी कोई वर्ष आप फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए भी 2026 चल रहा है, तो 2016 आप मान लीजिए आधार वर्ष है। उस वर्ष के दौरान या उस वर्ष में हमारी राष्ट्रीय आय क्या थी, हमारी जीडीपी क्या थी और आज क्या है, उस आधार पर आकलन किया जाएगा कि तब से आज तक कितनी बढ़ी है। इसी को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को ही वास्तविक राष्ट्रीय आय माना जाता है। ठीक है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मतलब है कि जो चल रहा वित्तीय वर्ष है उस पर अगर हम आधारित हमारी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं वो।
लेकिन उसको सही राष्ट्रीय आय नहीं माना जाता। जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है वो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती है, यानी किसी आधार वर्ष यानी किसी वर्ष को आधार मानकर उसके अकॉर्डिंग फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। ठीक है, जो चालू वर्ष की कीमतों पर कैलकुलेट की जाती है उसे मौद्रिक आय कहा जाता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो लीगल इम्यूनिटी है इनको प्रोवाइड करता है? यह है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 कहता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान आप किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि आपको 4 विकल्प दिए गए थे, राज्यपाल, वहां पे दिया गया था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा उपराष्ट्रपति। ठीक है, कि इनमें से किसे आर्टिकल 361 के तहत कार्यकाल के दौरान आप आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते, तो वो है केवल राज्यपाल। उपराष्ट्रपति को भी वो शक्ति प्रदान नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं, मुख्यमंत्री को भी नहीं, केवल 2 को है, एक देश प्रमुख, एक राज्य प्रमुख। ठीक है, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 से होती है। आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा है, 1953 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, ज्योग्राफी के वीडियो में भारत के परिवहन तंत्र के बारे में, चाहे वो यहाँ की बंदरगाह हो, चाहे यहाँ के जो इंपॉर्टेंट विमान सेवाएं वाली हैं, चाहे वो सड़कें हैं, उन सबको हमने जाना था। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि संसद की कार्यवाही की जांच या संसद की किसी भी घटना को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते या किसी भी घटना को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता? ये कहता है आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 कहता है कि संसद की जो कार्यवाही है या संसद की जो प्रक्रिया है उसकी वैधता पर, यानी वो सही हुआ, गलत हुआ, संविधान के पक्ष में था, नहीं था, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उस पर सवाल नहीं उठा सकती। इसलिए आपने देखा होगा संसद के अंदर अगर कोई भी बयान देता है, कैसा भी बयान देता है, उसके ऊपर डायरेक्ट कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पर केवल संसद के अंदर जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो कार्रवाई करेंगे। किर्गिज जनजाति निम्न में से किसके निवासी हैं? जनजातियों की स्थिति भी आपसे पूछी जाती है, कौन कहाँ निवास करती है? जो किर्गिज जनजाति है यह मध्य एशिया में निवास करती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किर्गिज जनजाति के आवासों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आया था। इनके आवासों को युर्त कहा जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट जनजातियां जो दुनिया में अलग अलग स्थानों पर निवास करती है, जैसे एक पूछा गया था पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? ये करती है कॉन्गो बेसिन के अंदर। ठीक है, एक आती है बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल के अंदर। ठीक है, एक आती है हमारी इन्यूट जनजाति। जो इन्यूट जनजाति है यह आर्कटिक क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, जो आर्कटिक का इलाका है जैसे कनाडा, डेनमार्क, रशिया या अलास्का, वहां के इलाकों में रहती है इन्यूट जनजाति। एक आता है पूर्वी अफ्रीका, यानी केनिया के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है? केनिया के अंदर मसाई जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा वेदास को लेकर के भी सवाल बना है। वेदा जनजाति ये श्रीलंका में निवास करती है। एक है आपकी माउरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे जाना। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे देखा, हर क्वेश्चन को यहीं पे समझने का प्रयास किया जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।